सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं 60 नोट्स वीडियो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराना प्रारंभ कर दिया गया है। यह डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का 60 नोट्स वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यह प्रथम प्रश्न पत्र है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इससे जो है आपको 50 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से अभी फ़िलहाल के लिए जैसे कि थोड़ा सा ब्रॉड में लिख दिया गया है नोट्स, तो मैं आगे से इसे छोटा कराने का प्रयास कर रहा हूं। अभी जैसे कि शिक्षा जो पहला चैप्टर आपका शिक्षा था वो थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से मैंने इसे बड़ा और आपको अच्छे से समझ में आए इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा ब्रॉड लिखवाया है। आगे मैं इसे कहूँगा कि भाई छोटा करके लिखिए, है ना, क्योंकि 60 नोट्स का मतलब ही होता है 60 नोट्स। ठीक है, वैसे तो आप बुक में भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए शिक्षा के प्रकार की बात करते हैं। पहला वीडियो हो चुका है, मैं इसके लिए प्लेलिस्ट आज से बना दूंगा। प्लेलिस्ट में जा करके आप कभी भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, शिक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? औपचारिक शिक्षा एक होती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा एक होती है। इसका मतलब क्या होता है? शिक्षा का यह स्वरूप बालक को सप्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि जब बालक प्रयास करता है और तब शिक्षा ग्रहण करता है, वो औपचारिक होती है। इसमें समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, औपचारिकता कहा नहीं जाता है कि ये औपचारिकता है कि मुझे करना है, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, औपचारिकता पूरी कर रहा हूँ। औपचारिकता का मतलब ये है कि सब कुछ पहले से निर्धारित होता है, उसे आपको करना होता है। ठीक है, ये होती है औपचारिक शिक्षा। वर्तमान के समय में औपचारिक शिक्षा को ही महत्व दिया जा रहा है और औपचारिक शिक्षा पर ज़्यादा मतलब कि बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है। डीवी साहब ने क्या कहा है? जॉन डीवी ने कहा है कि औपचारिक शिक्षा के बिना जटिल समाज के साधनों और उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। ठीक है, समाज के साधनों उपलब्धियों को हस्तांतरित करना औपचारिक शिक्षा के बिना संभव ही नहीं है। उम्मीद है समझ रहे होंगे, इसमें कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर पाठ्यक्रम वगैरह नहीं रहेगा ना तो बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, या यूँ कहे तो अपने पूर्वजों को जानकारी लेने का प्रयास ही नहीं करेगा। इसी वजह आप देखिए कक्षा 6वीं 7वीं में इतिहास पढ़ाया जाता है। अगर इस समय वो इतिहास न पढ़ाया जाए तो बच्चा कभी इतिहास पढ़ने का मूड ही नहीं उससे करेगा, है ना। तो औपचारिक शिक्षा अति आवश्यक होता है। डीवी साहब ने यही किया है। विशेषताएं क्या होती है औपचारिक शिक्षा की? यह शिक्षा पूर्व आयोजन, नियोजन एवं सप्रयत्नशील उपायों द्वारा प्रदान की जाती हैं। सभी लोग जानते हैं यह शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है। कृत्रिम तो होती ही है भाई, जटिल तो होगा ही होगा। अप्राकृतिक का मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ भी सीख जाए, अप्राकृतिक नहीं होता है यह, अप्राकृतिक होता है। ठीक है, अप्राकृतिक का मतलब ये होता है प्रकृति जो सिखाना चाहती है बच्चा वो नहीं सीखेगा। अप्राकृतिक का मतलब कृत्रिम। ठीक है, यही कृत्रिम का जो है उन्होंने यहाँ पे पर्यायवाची इस्तेमाल कर दिया है। औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालयों के द्वारा प्रदान की जाती है। इसका प्रारंभ विद्यालय जाने पर ही होता है। इसका उद्देश्य छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करा करके प्रमाण पत्र देना होता है। यह शिक्षा भौतिक मूल्यों पर आधारित होती है। औपचारिक शिक्षा, इसमें शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, अध्यापक आदि सुनिश्चित कर लिए जाते हैं कि बेटा यही पढ़ाएंगे, यही आपका सब कुछ है। ठीक है, अब देखिए औपचारिक शिक्षा आपने देखिए, अब देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा। बेंटॉक साहब ने कहा है कि शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। औपचारिक शिक्षा आपने जान लिया, जो किताब वगैरह से पढ़ा जाता है, जिससे हमें प्रमाण पत्र हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मिलता है, वो होता है औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा का वह साधन है जो शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानता है। ठीक है, इसमें जो है किताबी ज्ञान शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। शिक्षा बहुत अधिक व्यापक तथा विस्तृत प्रत्यय है और अनुभव व्यक्ति के जीवन पर्यंत प्राप्त करता रहता है। और औपचारिक शिक्षा का मतलब यह है कि जिस दिन से आपका शरीर धरती पर जन्म लेता है और जिस दिन आपका शरीर इस धरती को छोड़ करके जाता है, तब तक आप कुछ न कुछ अपने जीवन में अध्ययन करते रहते हैं, तब तक आप अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। यह होता है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ अनौपचारिक शिक्षा आपने समझ लिया है। अब आगे बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक होती है, यह कृत्रिमता से परे होती है। यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। इसके प्रमुख साधन परिवार, पास पड़ोस, समाज, राज्य, धर्म आदि होता है। सब कुछ आपको कोई ना कोई शिक्षा जरूर दे करके जाता है। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो वह आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीख दे करके जाएगा। आपको परेशान करेगा तो भी आप सीख जाएंगे कि बेटा आप कैसे परेशान होते हो। आपको खुश करेगा तो आप समझ में आ जाएगा कैसे कैसे लोग इस धरती पर हैं, वह भी एक शिक्षा ही है। आगे है बालक अपने अनुभव से शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, और इसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा प्राप्त करता है। आगे बात करते हैं, यह बालक के रुचि एवं जिज्ञासा पर आधारित होती है। ठीक है,
जैसे जैसे बालक की रुचि करेगी, जो जिज्ञासा कहेगा वही सीखेगा। और सच बताऊं ना, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही अपने उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है जिस ऊंचाई को शायद वह औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त न कर पाता। ठीक है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता दूं। गोविंदा जी का नाम आपने सुना होगा, फिल्म अभिनेता हैं। ठीक है, वो कक्षा 10वीं फेल हो गए थे। अगर वो कक्षा 10वीं पास हो जाते ना, तो शायद वो आज कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी जॉब लेकर के संतुष्ट होते और उसी में अपना परिवार चला रहे होते। लेकिन उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा को तजुर्बा मतलब तवज्जो दिया। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा को जब तवज्जो दिया, आज वो किस ऊंचाई पर हैं आप सभी लोग जानते हैं। जो आपकी जिज्ञासा है, जो आपकी रुचि है, आपको करना ही चाहिए। अभिनेता एक पंकज त्रिपाठी नाम है, शायद आपने सुना होगा। वो बिहार से हैं और अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल होता है। वो कह रहे थे कि अगर मैं जब कक्षा 10वीं पास हुआ तो अपने पापा से जिद करने लगा, पिताजी हमें ट्रैक्टर दिलवाइए। उनके पिताजी की इतनी अच्छी इनकम नहीं थी, या यूँ कहे तो उनकी गरीबी उतना बेहतरीन वो कमाई धमाई नहीं थी उनके पापा की कि उन्हें ट्रैक्टर दिला पाए। अगर उन्हें ट्रैक्टर दिला दिए होते तो आज वो ट्रैक्टर चला रहे होते, है ना। लेकिन ट्रैक्टर नहीं दिला पाए तो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना और आज जो है देखिए किस मुकाम पर पहुँच गए हैं। कहीं कहीं पर आपका समय आपका साथ नहीं देता है तो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी खराब हो रही है। नहीं, आपकी ज़िंदगी बन रही है, शायद इसके एवज में आपको ज़िंदगी और कुछ अच्छा देना चाहती है। इसे आप मानिए और यही सत्य भी है। ठीक है, ज़्यादा बात कर देता हूँ। वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा क्या होती है? यह शिक्षा का वह साधन है जिसमें शिक्षा औपचारिक स्वरूप पूर्ण रूप से नियंत्रण में होता है। यह शिक्षा को एक सचेष्ट प्रक्रिया के रूप में देखते हैं एवं शिक्षा के विभिन्न आयामों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, इसमें अनौपचारिक शिक्षा को भी नियंत्रित किया जाता है, अर्थात निरौपचारिक शिक्षा में न तो पूर्णतया नियंत्रित में होता है और न ही स्वतंत्र, बल्कि यह दोनों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, निरौपचारिक का मतलब यही है, औपचारिक भी नहीं है, अनौपचारिक भी नहीं है, दोनों का सम्मिश्रण है। निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं इसमें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा निरौपचारिक क्या होता है। यह शिक्षा छात्रों को विद्यालयी तनावपूर्ण माहौल से दूर रखती है। एक समय में बहुत लोगों को शिक्षित किया जाता है। इसमें शिक्षा के ऊपर व्यय कम है, इसमें आयु सीमा का बंधन नहीं होता है, इसमें पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। निरौपचारिक का मतलब समझ गए क्या होता है? प्रवचन जो होता है वो निरौपचारिक है। इसमें बहुत सारे बच्चों को, मतलब बहुत सारे लोगों को, तमाम आयु वर्ग के लोगों को बैठा लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सामाजिक बातें की जाती हैं, बेटा आपको इस तरीके से करना चाहिए, या आज की भाषा में कहें तो आप लोग थोड़ा सा आपको ऑड लग सकता है, लेकिन आप आज की भाषा में कहें इसे जो है सेमिनार बोला जाता है। ठीक है, जो सेमिनार होता है यह निरौपचारिक शिक्षा का ही उदाहरण होता है। इसमें ना ही आपको कोई पाठ्यक्रम है, ना ही आपको कोई ऐसा अप्राकृतिक बातें बताई जा रही हैं। सेमिनार में क्या होता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, विभिन्न आयु वर्ग के लोग होते हैं, आपको सीधे सीधे आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ क्या होता है? दूर रह करके शिक्षा को प्राप्त करना। बहुत आसान है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान करने वाले एवं शिक्षा ग्रहण करने वाले की मध्य दूरी होती है। परंपरागत शिक्षा के अंतर्गत गुरु शिष्य एक दूसरे के सामने होते हैं। इसमें गुरु शिष्य को देख भी नहीं सकते, अर्थात हम और आप एक दूसरे को हो सकता है जानते हो, कुछ लोग हमें जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते वो दूरस्थ शिक्षा का पूर्णतः आप देख रहे हैं कि आप हमें शायद केवल और केवल मोबाइल पर ही देखते हैं, हमें आपने कभी सामने से नहीं देखा है। ये दूरस्थ शिक्षा का ही एक प्रकार है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? यह पद्धति आमने सामने बैठ करके अध्ययन से सर्वथा भिन्न होती है। इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। मैं बताता हूं आपको, यूट्यूब वगैरह भले ही आपको एक अध्ययन का तौर तरीका बन गया है, लेकिन आपको जरूर मैं यही कहूँगा कि आप स्वाध्ययन पर बहुत ज़्यादा बल दिया करिए। ठीक है, इसमें TLM द्वारा संप्रेषण पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, संप्रेषण का मतलब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में समझा होगा, ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसमें गुरु और शिष्य में संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, टीवी ये सब का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना, जैसे आप हमारी वीडियोज़ को मोबाइल से देख रहे हैं। इसका महत्व क्यों है? दूरस्थ शिक्षा मुख्यतः जीवन के प्रारंभिक समय में शिक्षा न ग्रहण कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए है। दूरस्थ शिक्षा घर बैठे ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर देती है। रूढ़िवादी प्रणाली के कारण शिक्षा न ग्रहण कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए एक अवसर प्रदान करती है। यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, झारखंड आदि में शिक्षा की स्थिति दयनीय है। इन राज्यों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सुधार लाया जा सकता है और यह सुधार लाया भी जा रहा है। तमाम सारे शिक्षाविद जो है ऑनलाइन के क्षेत्र में आकर के बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार दूरस्थ शिक्षा की वर्तमान समय और परिस्थितियों में अत्यधिक मांग है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं ये होती हैं।
क्या विशेषताएं होती हैं? एक, यह विद्यार्थी प्रवेश में सरलता तथा विभेदीकरण की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह शिक्षा की लगभग सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में भी सहायक होता है। यह छात्रों में समान प्रयत्न का विकास करती है। यह छात्र के धन, समय और शक्ति का सदुपयोग करती है। सब कुछ बचाता है आपको। यह भारतीय संविधान के उद्देश्य तथा आशाओं को भी पूर्ण करने में सहायक होती है। सबको शिक्षा। इसकी दोष व सीमाएं क्या हैं? किसी को कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण तभी दिया जा सकता है जब उसका प्रशिक्षक उसके साथ हो। ठीक है, ऐसा होता है। यह प्रयोगात्मक विषय के रूप में उपयुक्त नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आपको बेटा मतलब कि भैया आपको सुबह जो है 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, आप सुनेंगे, बहुत बड़े मन से सुनेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। लेकिन वही अगर आप हमारे सामने होते, है ना, तो निश्चित रूप से आपको 4 बजे उठना था। ये होता है। दूरस्थ शिक्षा में सभ्यता, परंपरा, संस्कृति का ऐतिहासिक उपागमों के माध्यम से मध्य ज्ञान का उचित अभाव माना जाता है। सब कुछ अभाव है। दूरस्थ शिक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे हैं, नीचवा गाली आता है, का साले का पढ़ा रहे हो ना, इस तरीके का होता है कि नहीं होता है, जानते हैं आप सभी लोग। चलिए प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि बताते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या होती थी? इस सभी बातों से आप अवगत होंगे, बस आप पढ़ लीजिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के बीच बड़ा ही मधुर संबंध होता था। शिष्य अपने गुरु की सेवा करता था, गुरु भी शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव रखता था। गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान से परिपूर्ण कर देता था। गुरु के प्रति शिष्य का कर्तव्य निम्न है, जिसका शब्दशः पालन करता था। प्रातःकाल सबसे पहले गुरु का अभिवादन करना, गुरु के लिए जल लाना, यज्ञ के लिए समाधि एकत्रित करना, गोवंश की सेवा करना, भिक्षा मांग कर लाना, गुरु के प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, ये होता था गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था क्या था? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। बौद्धकालीन शिक्षा का आरंभ 6 या 8 वर्ष की अवस्था में माना जाता है। शिक्षा के मूल केंद्र बौद्धों में बौद्ध के मठ होते थे। मठ में प्रवेश के लिए बच्चे को प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। सिर का बाल मुड़वाना, पीले वस्त्र धारण करना, शिष्य स्वीकार किए जाने के लिए गुरु से प्रार्थना करना। प्रार्थना स्वीकार हो जाने पर यह शरणत्रयी का अनुसरण करता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, इसे तो आप जानते ही होंगे, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र श्रवण सामनेर या विहारक कहा जाता था। ठीक है, जैसे कि अगर आपका प्रवज्जा संस्कार हो गया, गुरु ने आपको जो है एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको विहारक बोला जाता था या श्रवण सामनेर भी बोला जाता था। 6 माह तक छात्र को सिद्धस्तु बालपोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर थे। इसको समाप्त करने के बाद बालक 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। शब्द विद्या, शिल्प स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, अध्यात्म विद्या। ये 5 प्रकार की विद्याएं जो है प्रारंभ होती थी। उसके बाद शुरू होता था प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष तक चलती थी। 12 वर्ष के बाद जो है 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा होता था। ठीक है, उपसंपदा संस्कार होता था। इसे यूँ कहे तो जैसे हिंदू धर्म में यज्ञोपवीत होता है, उसी तरीके से बौद्ध में उपसंपदा संस्कार होता था। 9 भिक्षुओं के 10 नियम और संकल्प होते थे। क्या क्या होता था? जीव हत्या न करना, चोरी न करना, शुद्ध रहना, असत्य न बोलना, मादक पदार्थ का सेवन करना, समय पर भोजन करना, नृत्य संगीत आदि से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना। ठीक है, भूमि पर शयन करना, स्वर्ण चांदी आदि का दान न लेना। ठीक है, ये होता था कि भाई आप विद्यार्थी हैं तो आपको क्या आवश्यकता है इन सब चीज़ों की। आपके पास पैसा है ना हो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन वर्तमान के समय में सब कुछ आवश्यक है, बिना इसके कुछ होने ही वाला नहीं है। 12 मास का शिक्षण सत्र होता था। पठन पाठन प्रातःकाल से प्रारंभ हो जाता था। पुनः मध्याह्न में भोजन आदि की प्रक्रिया होती थी। सायंकाल के पूर्व तक चलवाया जाता था। समयानुसार अवकाश भी होता था। ये सभी चीज़ें चलती थी। बौद्ध शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी? एक, संघ बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। संघ में प्रवेश लेने के लिए व्यक्ति श्रवण बना दिया जाता था। जो मैंने आपको बताया, श्रवण को ही संघ में प्रवेश मिलता था, अन्य को नहीं। संघ में प्रवेश होने को ही प्रवज्जा कहते थे। आपसे पूछा जाए प्रवज्जा क्या है, तो संघ में प्रवेश लेना, या यूँ कहे तो बौद्ध धर्म में शिक्षा का पहला चरण ही प्रवज्जा कहलाता था, जिसका अर्थ होता है बाहर जाना। प्रवज्जा का मतलब होता है बाहर जाना। उसकी आयु 8 से 12 वर्ष के बीच होती थी। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है, छात्र की दिनचर्या क्या होती थी? भिक्षु छात्र गुरु को पूरी तरीके से सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, गुरु के साथ भिक्षाटन करते थे। शिष्य गुरु के वस्त्र इत्यादि धोने का भी कार्य करते थे। निवास स्थान की साफ सफाई का कार्य शिष्य करते थे। ठीक है, गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु और शिष्य के बीच बड़े मधुर और घनिष्ठ संबंध होते थे। दोनों का जीवन सादा और निकट का होता था। ठीक है,
अध्ययन पद्धति क्या होती थी? मौखिक शिक्षण व्यवस्था उस समय प्रचलित थी। छात्र सुन करके, रट करके, दूसरों से सुन करके वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि से सीखते थे। एकांत में मौन चिंतन तथा मनन द्वारा उच्च ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है। स्त्री शिक्षा क्या होती थी? प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, बाद में इन्हें प्रवेश दिलाया गया। आप बताइए, बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश कहाँ से किया गया था? एवं भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश किसके कहने पर किया था? ठीक है, शायद आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। भौतिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था थी, जैसे सिलाई, सैनिक प्रशिक्षण, युद्ध शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, भवन निर्माण, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि शिक्षा की व्यवस्था थी। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल आपको राम राम कराया जाता था, सब कुछ आपको सिखाया जाता था। छात्रों का चयन दास या ऋणी, नपुंसक, डाकू, अंगभंग व्यक्ति, राज्य से दंडित व्यक्ति, माता पिता से आज्ञा न प्राप्त किया हुआ व्यक्ति संघ शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। ठीक है, ऐसा होता था। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? बौद्ध धर्म का प्रचार करना, चरित्र निर्माण करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, व्यक्तित्व का विकास करना, भावी जीवन की तैयारी करना, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य होता था। और आज भी लगभग यही उद्देश्य है, केवल यही प्रचार का उद्देश्य छोड़ करके आज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नौकरी करना। ठीक है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के वर्तमान शिक्षा प्रणाली की देन। मैं वैसे ही बोल दिया, ऐसा आप लिखिएगा मत आज की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नौकरी करना, ना, मैं आपको केवल डायरेक्टली वैसे बोल दिया। आज की शिक्षा का बहुत उद्देश्य है यार, नौकरी करना नहीं। जिस दिन आपके जीवन का उद्देश्य बन जाएगा कि हम पढ़ाई करके नौकरी नहीं करेंगे, पढ़ाई करके केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और जीवन को बदलेंगे, समाज को बदलेंगे, उस दिन आपके बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। जब तक किसी ने कहा है कि जब तक समाज में शिक्षा का अर्थ नौकरी लेना होगा, तब तक समाज में केवल नौकर पैदा होगा, और जिस दिन शिक्षा का अर्थ शिक्षा ग्रहण करना हो जाएगा, उस दिन समाज में मालिक पैदा होने लगेगा। आधुनिक समय में सामान्य विद्यालयों का आयोजन किया गया। अब स्त्रियों को भी उच्च शिक्षा दी जाती थी। प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही देन है। अब शिक्षा भी सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के बालक बालिकाओं को दिया जाता था। अब विद्यालयों में अनेक शिक्षक नियुक्त किए जाते थे। अब सार्वजनिक रूप से प्राथमिक शिक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये बौद्ध शिक्षा प्रणाली की वर्तमान शिक्षा प्रणाली की देन। जैसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली में किया गया, उससे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या एक्सेप्ट किया गया वो इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए, बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में क्या समानता थी? बौद्ध शिक्षा में और वैदिक शिक्षा में क्या समानता थी? बौद्ध शिक्षा में भी लक्ष्य निर्माण की प्राप्ति होता था, वैदिक शिक्षा में भी मोक्ष की प्राप्ति होता था। बौद्ध शिक्षा में भी शिक्षा का प्रारंभ 8 वर्ष की अवस्था में होता था, वैदिक शिक्षा में भी 8 वर्ष से ही शिक्षा का प्रारंभ होता था। शिक्षा प्रारंभ संस्कार से होता था, इसमें भी यही होता था, एक संस्कार होता था। ठीक है, आगे बात करें, बौद्ध शिक्षा में भिक्षाटन शिष्य की दिनचर्या थी, यहाँ भी वैदिक शिक्षा में भी शिष्य की दिनचर्या भिक्षाटन ही थी। ठीक है, चलिए, और अंतर क्या क्या था आप देख लीजिए। अंतर क्या क्या था? बौद्ध शिक्षा में था धर्म का प्रचार करना मकसद था। यहाँ पर जो वैदिक शिक्षा थी, इसमें ब्राह्मण धर्म का प्रचार मकसद नहीं था। ठीक है, संघ सर्वोपरि होता था बौद्ध शिक्षा में, यहाँ पर गुरु सर्वोपरि होता था वैदिक शिक्षा में। बौद्ध शिक्षा में शिक्षा संप्रदाय प्रधान थी, समुदाय प्रधान थी, यहाँ पर शिक्षा परिवार प्रधान थी। ठीक है, अर्थात उसी परिवार के लोगों को शिक्षा दी जाती थी। आपने शायद महाभारत देखा होगा, गुरु द्रोणाचार्य किसको शिक्षा देते थे? ठीक है, बड़े परिवार के लोगों को ही शिक्षा देते थे, छोटे लोगों को शिक्षा का कोई अधिकार ही नहीं था वैदिक काल में, है ना। उपसंपदा संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, और यहाँ पर समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ में प्रवेश लेना पड़ता था, अर्थात आपकी शादी वगैरह 25 साल के बाद करा दी जाती थी। माध्यम पाली भाषा थी, जनमानस भाषा। बौद्ध धर्म जितने भी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में आम जनमानस की भाषा क्या थी? पाली थी। इसी वजह से बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा की विशेषता थी ना, वो आम जनमानस को अच्छे से समझ में आ जाती थी। और यहाँ क्या था, यहाँ पे संस्कृत बोला जाता था, अब आम जनमानस को संस्कृत आता ही नहीं था, है ना। यहाँ पर जाति धर्म से परे था, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जाति पर आधारित था। ब्राह्मण ही शिक्षा लेगा, क्षत्रिय ही शिक्षा लेगा, छोटे कास्टों में या छोटे वर्णों को शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे नहीं होती थी। यहाँ पर क्या था, संघ का विद्यालय पर नियंत्रण होता था, यहाँ पर गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त होता था। ठीक है, यहाँ पर गुरुकुल जो है नियंत्रण से मुक्त होता था। यहाँ पर संघ में स्त्री पुरुष साथ में रहते थे, गुरुकुल में ऐसा नहीं था। गुरुकुल में माना जाता था कि भाई आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्री को देखेंगे तो आप विचलित होंगे, है ना, इस तरीके की बातें थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को समझ लिया होगा, और कैसी लगी यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
कुछ लोग कह रहे थे भैया PDF आप कहाँ पे देंगे, तो मैंने बताया है PDF के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप की व्यवस्था, टेलीग्राम चैनल की व्यवस्था कर रहा हूँ। वो चैनल मैंने पहले भी बताया है। ये सारी चीज़ें आपको 7 के 7 सब्जेक्ट का आप करीने से एकदम तरीके से नोट्स बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसका कुछ न कुछ मेरी तरफ से पेड किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप उतना भी सक्षम नहीं है तो आप यहाँ से पढ़िए। अगर आप पूरे नोट्स को एक साथ देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए अभी मैं व्यवस्था कर रहा हूं। निश्चित रूप से 2-1 दिन में या अगले वीडियो तक आपके पास लिंक चला जाएगा। आप उस ग्रुप में या उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे भैया ये कमाने का नया तरीका है, तो जो भी आप बोलिए, क्योंकि हर एक की बेसिक नीड होती है जिसे पूरा करने के लिए हर एक कार्य को करना पड़ता है। चाहे आपको यह गलत लगे चाहे सही लगे, लेकिन मैं भी ये कार्य मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले भी बताया, अगर मैं ये चीज़ें लिख रहा होता तो मैं निश्चित रूप से केवल पढ़ा करके यूट्यूब उतना, मतलब आप लोग देख करके मुझे उतना यूट्यूब से दिलवा देते, मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये कोई दूसरा लिख रहा है, कई सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, तो उसके लिए जैसे हिंदी कोई दूसरा लिख रहा है, हिंदी का नोट्स आपका तैयार हो रहा है, ठीक है, तो उनके लिए कुछ बेहतरीन, जो हिंदी के बेहतरीन मतलब ज्ञान है उनके पास, वो लिख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता। इस वजह से मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को देखने के बाद ही आप नोट्स पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको सारी जो इसके विचार होते हैं ना, वो आपको समझ में आ जाते हैं, और देखने से सुनने से बहुत ज़्यादा आपको याद भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।